नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंघाना में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था वर्ण भेदों के बारे में और वर्ण भेदों में भी स्वर विभाजन पढ़ रहे हैं। और स्वर विभाजन में हमने 3 आधार पढ़े थे, 2 आधार पढ़े थे। एक मात्रा के आधार पर स्वरों का विभाजन, जिसके आधार पर 2 भेद थे, ह्रस्व और दीर्घ, और दूसरा था रचना के आधार पर स्वरों के भेद, जहाँ 3 भेद होते हैं। एक था मूल स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा संयुक्त स्वर। अब इसी श्रृंखला में जब हम आगे बढ़ते हैं तो तीसरा जो आधार है, तीसरा जो विभाजन है, वो आता है ओष्ठाकृति। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर भेद तो कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के भेद से तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारे ओंठ जो है वो किस आकृति में मुड़ते हैं, वो गोलाकृति में होते हैं या नहीं होते। इसी आधार पर इसके 2 भेद होते हैं। तो जब गोलाकृति में मुड़े तो वृत्तमुखी, और अगर वृत्त की आकृति में नहीं मुड़े तो फिर वो अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी। तो 2 भेद कौन कौन से होते हैं? एक होता है वृत्तमुखी या वृत्ताकार, ठीक है ना। अवृत्तमुखी या अवृत्ताकार, ये 2 भेद होते हैं। साथियों, ये जो 2 भेद हैं, इन 2 भेदों की अगर हम बात करें तो पहला जो वृत्तमुखी है, इसकी परिभाषा के बारे में हम बात करें तो मैं आपको बता चुका हूं कि वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारे ओंठ वृत्त की आकृति में मुड़ जाते हैं या वृत्त की आकृति धारण कर लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं वृत्ताकार या वृत्तमुखी स्वर। तो जो वृत्ताकार या वृत्तमुखी स्वर है वो कितने होते हैं भाई, या कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं 4। ऊ, ऊ, ओ, औ। ये 4 जो है ये क्या कहलाते हैं? वृत्तमुखी या वृत्ताकार। क्यों? क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे ओंठ वृत्त की आकृति धारण कर लेते हैं। अब ऐसे ही जो शेष बचे हैं, वो जो स्वर हैं, उनका जब हम उच्चारण करते हैं तो ओंठ वृत्त की आकृति में नहीं मुड़ते, वृत्त की आकृति धारण नहीं करते, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं भाई? अवृत्तमुखी या अवृत्ताकार। इसमें आएंगे ए, आ, ई, ए, ऐ। यहां मैं आपको एक बात बता देना चाहूंगा, अब आगे के जो स्वर विभाजन होंगे उन स्वर विभाजनों में री का विभाजन नहीं होगा, री का जिक्र नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बहुत से विद्वान री को स्वर ही नहीं मानते। उनका मानना है कि री के उच्चारण में र व्यंजन का उच्चारण पहले होता है, ई का बाद में। अतः र व्यंजन है और व्यंजन होने के कारण ये स्वर नहीं है। परंतु स्वरों की श्रृंखला से हटाने का दुस्साहस अभी तक कोई कर नहीं पाया। तो अब आगे के जो विभाजन होंगे यहाँ से ही
औष्ठाकृति के आधार से ही उनमें रे का विभाजन नहीं होगा, रे का जिक्र नहीं होगा। तो चलिए ये तो हुआ औष्ठाकृति के आधार पर स्वर भेद। अब अगला जो स्वरों का विभाजन है वो किस आधार पे है भाई? अगला जो स्वर विभाजन है वो है जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर भेद। तो कौन कौन से होते हैं भाई, कितने होते हैं? तो यहां हम बात करें तो 3 भेद होते हैं। होते हैं साथियों। 3 भेद कौन कौन से होते हैं और जिह्वा की क्रियाशीलता की बात कैसे होती है? तो अब हम इसी का जिक्र करें या इसी की हम बात करें तो इसमें जीभ को 3 भागों में बांटा गया है। अगला हिस्सा, बीच का हिस्सा और पिछला हिस्सा। अब वो कुछ स्वर ऐसे हैं जिनको बोले तो जीभ का अगला हिस्सा काम करता है, क्रियाशील होता है, इसलिए वो अग्रस्वर, स्वर विभाजन। कुछ स्वर ऐसे हैं जिनको बोले या उच्चारण करें तो बीच का हिस्सा यानी बीच का मध्य भाग काम करता है, तो मध्य स्वर। और कुछ ऐसे भी हैं जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा का पिछला हिस्सा ही काम करता है या क्रियाशील रहता है, इसलिए उनको हम बोलते हैं पश्च स्वर यानी पीछे का हिस्सा। तो इस प्रकार से जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर 3 भेद हुए और वे हैं अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब अग्रस्वर की मैं बात करूं तो अग्रस्वर में क्या होगा भाई? जिह्वा का अगला हिस्सा क्रियाशील होता है। अर्थात जब आप उन वर्णों का उच्चारण करोगे तो जिह्वा का अगला हिस्सा ही क्रियाशील होगा। और वे वर्ण कौन कौन से हैं भाई? ई, ई, ए, आई। इनका जब आप उच्चारण करते हो तो अगला हिस्सा ही क्रियाशील होता है। अब मध्य स्वर की बात करें तो इसमें आएगा जिह्वा का मध्य भाग क्रियाशील होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा स्वर जिसका उच्चारण अगर हम करें तो अपनी जिह्वा का, जीभ का बीच का हिस्सा क्रियाशील रहता है, एक्टिव होता है, और वो एक ही स्वर है, वो है ए। और पश्च स्वर की अगर हम बात करें तो इसमें है भाई जिह्वा का पिछला भाग क्रियाशील होता है। अब जब पिछला भाग क्रियाशील होता है तो जैसा कि हम जानते हैं कि री का तो विभाजन होना नहीं है, तो अब कौन से 5 बच गए हो भाई? ए आ गया तो आ, उ, ओ, औ, ये 5 स्वर बचे। तो इनका उच्चारण करने में अपनी जिह्वा का पिछला हिस्सा क्रियाशील होता है, इसलिए ये पश्च स्वर कहलाते हैं। और ये हैं आ, उ,
ऊ, ओ, औ। ये जो 5 स्वर हैं, इनके उच्चारण में जीभ का पिछला हिस्सा क्रियाशील होता है, इसलिए पश्च स्वर है। तो जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर हुए 3 भेद। अगर स्वर जब आगे का हिस्सा क्रियाशील हो तो अगर स्वर, जिनमें ई ए आई 4 है। मध्य स्वर बीच का हिस्सा क्रियाशील हो तो वो मध्य स्वर और वो है ए। और पश्च स्वर जब जीभ का पिछला हिस्सा क्रियाशील हो तो वो पश्च स्वर होते हैं। ये था जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का विभाजन। अभी स्वरों का विभाजन एक स्थान पर और बचा है, जिसको हम बोलते हैं मुख विवर के आधार पर, या ये कहिए कि जो उच्चारण प्रयत्न है उसके आधार पर भेद। तो मुख विवर के आधार पर भेद है, और मुख विवर पर आधार के भेद का मतलब है कि मुख कितना खुलता है। स्वरों का उच्चारण करते समय हमारा मुख किस स्वर के उच्चारण में कितना खुलता है। मुख विवर के आधार पर स्वर भेद, और ये कितने होते हैं भाई? 4 भेद होते हैं। चार भेद होते हैं। कौन कौन से भाई? एक है समृद्ध, अर्ध समृद्ध, विवृत और अर्ध विवृत। तो भाई यहां जो है बात होती है मुख द्वार की। मुख द्वार जब संकरा हो, बिल्कुल संकरा हो, यानी बिल्कुल कम मुंह खुला हो, तो फिर वो होता है समृद्ध, वो स्वर होते हैं समृद्ध। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारा जो मुख द्वार है वो बिल्कुल कम, वो बिल्कुल संकरा रहता है, अर्थात बहुत ही कम खुलता है, न के बराबर। तो यहां लिख देंगे वे वर्ण या वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार बिल्कुल कम खुलता है। वे क्या कहलाते हैं भाई? समृद्ध स्वर होते हैं। और ये भी 4 होते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। और ये कौन कौन से होते हैं भाई? ये होते हैं ई उ ऊ। जैसा कि हम महसूस कर पा रहे हैं, जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो मुख द्वार न के बराबर ही खुल रहा है। ई उ ऊ मुख द्वार न के बराबर खुला है। फिर अगला है अर्ध समृद्ध। अब ये वे है कि जिनका उच्चारण करते समय मुख द्वार आधा खुलता है, जैसा कि इसके पीछे जुड़ा अर्ध। अर्ध का मतलब ही आधा होता है। तो भाई वे स्वर जिनके उच्चारण में
बड़ा खुलता है। और ये है भाई दो, कौन कौन से, एक ए, दूसरा है ओ, इनकी संख्या 2 होती है। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो मुख द्वार आधा खुलता है, ए ओ, आधा मुख खुलता है। अब इसके बाद आता है विवृत, मतलब वृत्त के जैसा पूरा खुलता है। अब इसमें विवृत वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मुख द्वार पूर्णतः खुलता है, लगभग पूरा खुलता है। वह स्वर जिसके उच्चारण में मुख द्वार लगभग पूरा खुलता है। वो क्या होता है भाई, विवृत स्वर होता है। और वो एक होता है, जैसा कि मैंने लिखा भी है वह स्वर, बहुवचन में नहीं लिखा, वे एक लिखा है वह। तो ये है आ का जब हम उच्चारण करते हैं तो मुंह पूरा खुलता है। तो आ जो स्वर है वो विवृत स्वर है। अर्ध समृद्ध ए ओ जो है वो अर्ध समृद्ध है, और ई उ समृद्ध स्वर है। अब बचे अर्ध विवृत, ठीक है। तो यहां हम लिखे तो अर्ध विवृत में क्या होता है भाई कि वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद होता है। और ये है 3, कौन कौन से भाई, ए आई औ। इन 3 के उच्चारण में आधा बंद आधा खुला होता है, और ऐसा ही इन 2 के उच्चारण में है, आधा बंद आधा खुला होता है। और इन 2 इसमें बिल्कुल कम खुला होता है और इसमें पूर्ण खुला होता है। यानी कि जो समृद्ध है उनमें तो बिल्कुल कम खुला होता है, न के बराबर। मुंह तो खुलता है लेकिन न के बराबर। जो अर्ध समृद्ध है उसमें आधा खुलता है, विवृत में पूरा खुलता है, और अर्ध विवृत में आधा बंद आधा खुला होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये स्वरों का विभाजन पूर्ण होता है। अब हम बात करते हैं वर्णों के अगले भेद की। तो वर्णों का अगला भेद, ये तो स्वर थे, अगला भेद होता है व्यंजन। व्यंजन की हम बात करें तो व्यंजन द्विअर्थी, या ये कहिए कि अनेकार्थी शब्द है। एक अर्थ तो इसका होता है वर्ण भेद, दूसरा अर्थ इसका होता है पकवान। तो हमें यहां वर्ण भेद के रूप में व्यंजन पढ़ना है। तो आइए हम बात करते हैं व्यंजन की। तो सबसे पहले तो हम बात करें कि व्यंजन कहते किसे हैं, परिभाषित हम कैसे करें इसे।
तो जैसा कि आप जानते हैं कि स्वर की परिभाषा में हमने पढ़ा था कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में दूसरे वर्णों अर्थात व्यंजनों की सहायता नहीं ली जाती उन्हें स्वर कहते हैं। अब यहां हम बात करें व्यंजन की, तो व्यंजन की परिभाषा ठीक स्वर के विपरीत है, क्योंकि व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, तो परिभाषा बनती है वे स्वर जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं ये बात आती है, तो हिंदी में व्यंजन 33 होते हैं। हिंदी में व्यंजन 33 होते हैं। और वे 33 कौन से होते हैं? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि व्यंजन कौन कौन से होते हैं। क, ख, ग, घ, ङ। साथियों, अक्सर हम बचपन से यही पढ़ते आए हैं कि क वर्ग के जो अक्षर हैं, जो क वर्ग के वर्ण हैं, उन वर्णों में जो उसका पंचम जो वर्ण है, पंचम वर्ण का उच्चारण हम उत्क्षिप्त करते आए हैं, अड़य करते आए हैं, जबकि ये अड़य खाली नहीं है। हमारा उच्चारण अक्सर यही होता है, जब हम किसी दूसरे को सिखाते हैं या हमने खुद ने सीखा, हमें किसी ने सिखाया, तो ये सिखाया है क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, ग से घड़ी और अड़य खाली। लेकिन ये उच्चारण या ये जो इसके पक्ष में सफाई है या उच्चारण है, ये सरासर गलत है। ये अड़य खाली नहीं है। अड़य एक वर्ण है जो उत्क्षिप्त होता है, जो अलग भेद है। ये अंग है, क्योंकि किसी भी वर्ग का पंचम अक्षर जो है वो नासिक्य होता है, उत्क्षिप्त नहीं। तो नासिक्य होने के नाते ये अंग है। फिर इसके बाद है च, छ, ज, झ, य। इसको भी अणय बोलते हैं, ये अणय नहीं है, यह है। फिर है ट, ठ, ड, ढ, अणय, ये अणय है। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व। श, श, स, ह। ये इस प्रकार से ये 33 वर्ण। अब देखिए, जैसा कि आपके जहन में बात आई भी होगी कि आगे 3 और भी तो आते हैं, क्ष, त्र और ज्ञ। ये 3 वर्ण और भी तो होते हैं। आगे जो शेष बचे हैं क्ष, त्र, ज्ञ, इन तीनों को संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। इन तीनों को संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। और हिंदी में वर्तमान में संयुक्त व्यंजनों की संख्या
तीन तो वर्णमाला में होते हैं, बाकी 4 गिनी जा रही है। एक और संयुक्त व्यंजन होता है, वो होता है श्रेय, जो आप श्रीमान लिखते समय यूज करते हैं। तो यहाँ इस क्षय की हम रचना पढ़े तो क अलंत क धन क्षय, तो क्या आ जाएगा क्षय। फिर हलंत धन र बराबर त्र, हलंत ज धन य, तो ये ज। अब हमारा उच्चारण इसका भी ग होता है, जबकि सही उच्चारण इसका होता है ज। अब अगली बात हम करें श्रेय की, तो हलंत श धन र बराबर श्रेय, ये होता है श्रेय। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि इन व्यंजनों का भी विभाजन होता है, और विभाजनों के बारे में हम जरूर पढ़ेंगे। व्यंजनों का विभाजन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।